ठीक है, कहां गए जी? ठीक है, कहिए जनरेटर चालू करके छोड़ देगा 2 घंटा तक। अब बार बार लाइट कट रहा है, झूठ मूठ का एक बार आ रहा है एक बार जा रहा है। चलिए अब सुनिएगा। तो ये हुई आपको, विद्यार्थी के दिमाग में ये होता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर, तृतीय बैठक 13 दिसंबर, ऐसे बैठक करवाइएगा तो 500 बैठक हो जाएगा। तो बैठक ऐसे नहीं हुआ है जैसे आप सोचते हैं, तो आपको अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, समझ गए? और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक की हम बात कर रहे हैं। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, जब तक भारत के संविधान बनकर तैयार हुए थे, इस बीच में संविधान सभा की टोटल 11 बैठक हुई है। टोटल 11 बैठक हुई है। और इसमें प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946। इस बैठक के दौरान संविधान सभा के समक्ष जो है उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की द्वितीय बैठक के दौरान 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जाकर भारतीय संविधान का क्या बना? प्रस्तावना। भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। प्रस्तावना। अब अगर हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर कई देशों का प्रभाव पड़ा है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के ऊपर मूलतः 4 देश का प्रभाव पड़ा है। 4 देश का प्रभाव पड़ा है। जो 4 देश का प्रभाव पड़ा है उसमें पहला है अमेरिका। पहला है अमेरिका है। अब अमेरिका का प्रभाव कैसे पड़ा? अमेरिका का प्रभाव इस रूप में पड़ा कि विश्व का जो पहला देश है वो अमेरिका है, जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। और भारत उन्हीं देशों में शामिल है जिसने अमेरिका का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। भारत के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। तो विश्व का प्रथम देश अमेरिका है जिसने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, और उसी का अनुसरण करते हुए विश्व के अन्य देशों ने अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। और भारत भी उन्हीं देशों में शामिल है जिसने अमेरिका का अनुसरण करते हुए अपने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया। इस रूप में अमेरिका का प्रभाव पड़ा है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। हमारे संविधान के प्रस्तावना की जो भाषा है, हमारे संविधान की प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये बनाने की बात की गई है। तो भाषा के लिए भारत का संविधान अमेरिका से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। तो अगर हम भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो भाषा के दृष्टिकोण से जो है भारत का संविधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है। फिर अगर हम तीसरा देश देखें तो तीसरा देश है आपको रूस। तीसरा देश आपको कौन है? रूस। तीसरा देश आपको रूस है। अब अगर रूस को हम देखें तो रूस के भीतर आपको 1917 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी जिसे हम लोग रूसी क्रांति कहते हैं। रूसी क्रांति 1917 के दौरान सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय का नारा दिया गया था। और जब भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारतीय संविधान के प्रस्तावना को लिखा जा रहा था तो संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को शामिल किया गया। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को शामिल किया गया। तो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो राजनीतिक न्याय की बात है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो आर्थिक न्याय की बात है, हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो सामाजिक न्याय की बात है, ये तीनों प्रकार के न्याय की जो बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में है, ये रूसी क्रांति से लिया गया है। अर्थात हमारा प्रस्तावना रूसी क्रांति से यानी रूस से भी प्रभावित है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे संविधान की प्रस्तावना फ्रांस से प्रभावित है। फ्रांस से कैसे प्रभावित है? जैसे रूस के भीतर रूसी क्रांति हुई थी, उसी प्रकार से फ्रांस के भीतर फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और फ्रांस के भीतर फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लेकर के 1799 के बीच हुआ था। और इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही फ्रांस में नेपोलियन का उदय हुआ था। फ्रांस में इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही नेपोलियन का उदय हुआ था। और इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था। स्वतंत्रता का नारा दिया गया था, स्वतंत्रता के बाद समानता का नारा दिया गया था, और समानता के बाद जो है आपको बंधुत्व का नारा दिया गया था। समानता के बाद जो है आपको बंधुत्व का नारा दिया गया था। ये 3 नारे जो है आपको फ्रांसीसी क्रांति के दौरान आपको दिए गए थे। और जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें आपको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है देखने को मिलेगा। ये सब चीज संविधान की प्रस्तावना में आपको देखने को मिलेगा। प्रस्तावना लगाए हुए हैं, देखिए, अगर लगाए हैं देखिए, यह है भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना। आप भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को पढ़िए। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए यहां पर न्याय है, और न्याय में सामाजिक न्याय 1, आर्थिक न्याय 2, राजनीतिक न्याय 3, ये 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। फिर आपको स्वतंत्रता, यहां स्वतंत्रता है तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5।
ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। फिर प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता या समानता, तो एक प्रतिष्ठा की समता है और दूसरा अवसर की समता है। और यहां बंधुता है, एक भाईचारा स्थापित करने की बात की गई है। तो संविधान की प्रस्तावना में आप न्याय शब्द देख सकते हैं, 3 प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समता 2 प्रकार का और बंधुत्व 1 प्रकार का, बंधुत्व 1 प्रकार का आप देख सकते हैं। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें आपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय देखा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व देखा। तो ये सब आप देख सकते हैं कि न्याय रूस से, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व फ्रांस से। इस रूप में हम यह बात कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह मूलतः कितने देशों से प्रभावित है? 4 देश। कितने देशों से प्रभावित है? 4 देश। 4 देश से प्रभावित है। तो यह बात हुआ। इसके बाद अब देखिएगा प्रस्तावना को लेकर बहुत सारी बातें हैं, जिसमें कि एक काफी विवाद का विषय रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। जो प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है या नहीं है। कभी सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और जब हमारे देश का संविधान लागू हो रहा था, मतलब जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, तो संविधान जब लागू किया जा रहा था तो उहापोह की स्थिति बनी हुई थी कि प्रस्तावना को लागू किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अंततः संविधान सभा ने यह निर्णय किया कि प्रस्तावना को लागू किया जाए और अंतिम रूप से प्रस्तावना को लागू किया गया। अंतिम में अंततः प्रस्तावना को लागू किया गया। और जब प्रस्तावना लागू हुए थे तो यह मान्यता थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट 1960 में आया। 1960 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, बेरुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 1960 में आया। 1960 में बेरुवारी केस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसी वजह से संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, संसद इसमें संशोधन नहीं कर सकती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, संसद सिर्फ और सिर्फ संविधान में शामिल प्रावधान का संशोधन कर सकती है। वैसे प्रावधान जो भारत के संविधान में शामिल है, जो भारत के संविधान का अंग है, उसे संसद संशोधन कर सकती है, और जो संविधान का अंग नहीं है उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती है। तो बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। और जब बेरुवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अंग नहीं है, तो संसद को इसमें संशोधन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, संसद को इसमें संशोधन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके बाद आपको 1967 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद केस में। गोलकनाथ केस में 1967 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। फिर आपको 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक अगला जजमेंट आया केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने सभी जजमेंट को पलट दिया। यानी बेरुवारीवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गोलकनाथवाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये सभी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट पलट दिया। और इस सभी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट पलटते हुए यह कहा कि जो आपको प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, प्रस्तावना है वह संविधान का अंग है, और इसलिए संसद उसमें संशोधन कर सकती है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यह चीज है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अलग अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को लेकर जो अलग अलग प्रकार की बात कही है, इसको आपको क्लियर वे में याद रखना है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1973 के केशवानंद भारती केस में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है, तब से लेकर आज तक यही मान्यता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है, संसद उसमें संशोधन कर सकती है। यह चीज आज भी लागू है, आज भी प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है। अब देखिएगा 1973 में जब यह स्पष्ट हो गया कि जो है प्रस्तावना संविधान का अंग है, तो आपको भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी 1970 के दशक में। 1970 के दशक का मतलब हुआ 1970 से 1980। 1970 के दशक में भारत की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 ईस्वी में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी। 1975 ईस्वी में नेशनल इमरजेंसी लागू की गई थी, और इस घटना को इंदिरा गांधी के चरित्र पर एक काला धब्बा के समान देखा जाता है।
इंदिरा गांधी जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लागू की, तो फिर इंदिरा गांधी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और कहा कि आप नागरिकों के कर्तव्य को डिसाइड कीजिए कि नागरिकों के कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए और भारतीय संविधान में कहां कहां संशोधन किया जा सकता है, कौन कौन परिवर्तन भारत के संविधान में किए जा सकते हैं, यह सिफारिश आप कीजिए। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कई प्रकार की सिफारिश की, सैकड़ों की संख्या में सिफारिश की और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा कि प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाए, प्रस्तावना में भी संशोधन किया जाए। और इस कमेटी ने यह कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जाए और प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़ा जाए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा जाए। इस कमेटी ने ही सिफारिश किया था और इसी कमेटी के सिफारिश पर इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन किया गया और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया और इस संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। और संविधान लागू होने से आज तक, यानी 1950 से लेकर आज तक, 1950 से लेकर आज तक की स्थिति को हम देखें तो आपको यह मिलेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और जो आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है वह 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हुआ है और 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो एक चीज आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइएगा कि समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं हमारे मूल संविधान की जो प्रस्तावना होगी, मूल संविधान उस संविधान को कहा जाता है जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसी को मूल संविधान कहा जाता है। कहीं ना कहीं मूल संविधान के प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं होंगे तब तो इसे जोड़ा गया है। अगर मूल संविधान के प्रस्तावना में ये 3 शब्द होते तो फिर क्या 42वां संविधान संशोधन करके ये 3 शब्द को जोड़ा जाता? नहीं जोड़ा जाता। मतलब यह स्पष्ट करता है कि 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसके प्रस्तावना में जो है आपको समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। अब जब ये सब शब्द आपको नहीं था, ये सब शब्द जो है आपको कब जोड़ा गया है? 1976 में। कब जोड़ा गया? 1976 में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मूल संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को कैसा राष्ट्र घोषित करता है, तो मूल संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान के अंतर्गत जो आपको प्रस्तावना है, मूल संविधान के अंतर्गत जो प्रस्तावना है वह भारत को संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। लेकिन अगर हम आज के संविधान की प्रस्तावना को देखें तो आज के संविधान का जो प्रस्तावना है वह भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य घोषित करता है। तो वर्तमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम देखें तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। ये जो 5 शब्द है, इन 5 शब्दों के क्रम को आपको याद रखना है कि पहले कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखेंगे, लगभग हर परीक्षा में ये 5 शब्दों का क्रम आपसे पूछ दिया गया है। इसको याद रखने का ट्रिक है SSPLG। पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न, दूसरा एस से समाजवाद, पी से पंथ निरपेक्ष, एल से लोकतंत्र, जी से गणराज्य।
अब दो एस है तो पहले संप्रभुत्व संपन्न या पहले समाजवाद। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो समाजवाद शब्द है, समाजवाद शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था, बल्कि जो समाजवाद शब्द है 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है कि समाजवाद को बाद में रखा गया होगा, तो मतलब दूसरा एस से समाजवाद होता है, जबकि पहला एस से क्या होता है? संप्रभुत्व संपन्न। पहला एस से संप्रभुत्व संपन्न और दूसरा एस से क्या होता है? समाजवाद। दूसरा एस से आपको समाजवाद होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आएंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें कुछ जानकारी प्रदान करता है। जब आप पूरे के पूरे प्रस्तावना को पढ़ेंगे ना, हमें कुछ प्रस्तावना से क्या होता है? समाजवाद। दूसरा इससे आपको समाजवाद होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर आएंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमें कुछ जानकारी प्रदान करता है। जब आप पूरे के पूरे प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कुछ जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जब आप पूर्ण रूपेण पढ़ेंगे तो प्रस्तावना आपको यह जानकारी प्रदान करता है कि भारत कैसा गणराज्य है। भारत कैसा गणराज्य है। भारत कैसा गणराज्य है। तो भारत कैसा गणराज्य है, तो आप देख सकते हैं कि भारत संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो प्रस्तावना हमें भारत की प्रकृति, कैसा गणराज्य है मतलब भारत की प्रकृति कैसी है, भारत का नेचर कैसा है, भारत कैसा देश है। तो भारत कैसा देश है, भारत की प्रकृति के विषय में बताता है। और प्रस्तावना यह कहता है कि जो भारत है यह संप्रभुत्व संपन्न देश है, संप्रभुत्व संपन्न देश है। आगे अर्थ समझाएंगे, चिंता नहीं करना है। भारत समाजवादी विचारधारा वाला देश है, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, भारत पंथ निरपेक्ष देश है, और भारत लोकतंत्रात्मक देश है, भारत लोकतंत्रात्मक देश है। यह जानकारी हमें प्रस्तावना देता है। तो भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, भारत की प्रकृति क्या है, यह जानकारी हमें प्रस्तावना देता है। फिर जब आप आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। मतलब भारत सरकार भारत के लोगों को क्या प्राप्त कराना चाहता है? तो भारत सरकार भारत के लोगों के बीच न्याय, स्वतंत्रता और समानता स्थापित करना चाहता है। तो प्रस्तावना ही हमें यह जानकारी प्रदान करता है कि भारत सरकार भारत के नागरिकों के बीच क्या स्थापित करना चाहता है। तो भारत सरकार भारत के नागरिकों के बीच न्याय स्थापित करना चाहता है, स्वतंत्रता स्थापित करना चाहता है और समानता स्थापित करना चाहता है, और समानता स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। मतलब भारत सरकार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना चाहता है। क्या स्थापित करना चाहता है? बंधुत्व स्थापित करना चाहता है, मतलब भाईचारा स्थापित करना चाहता है। यह भी जानकारी हमें प्रस्तावना से मिलती है। फिर आगे जब आप पढ़ेंगे तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में, यहां पर गौर कीजिएगा, संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब प्रस्तावना से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रस्तावना से जो है आपको यह भी स्पष्ट होता है कि जो संविधान है उस संविधान को स्वीकार संविधान सभा ने किया है। संविधान को स्वीकार किसने किया है? संविधान सभा ने। और इसके अलावा किस तिथि को स्वीकार किया गया है यह भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया है, 26 नवंबर 1949 को किया है। तो मूल तौर पर अगर आप पूरे के पूरे प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा प्रस्तावना 4 प्रकार की जानकारी देता है। पहला, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है? तो भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दूसरा, भारत सरकार भारत के लोगों के बीच क्या स्थापित करना चाहता है? तो भारत सरकार भारत के लोगों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व स्थापित करना चाहता है। तीसरा, इस संविधान को स्वीकार किसने किया है? तो संविधान को स्वीकार संविधान सभा ने किया। और कब किया है? तो 26 नवंबर 1949 को किया है। तो यह तमाम जानकारी हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होती है। अब देखिए, जैसे कुछ भी होता है, जैसे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो उस पर हर लोग अपना अलग अलग टिप्पणी कर रहा है। मोदी जी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिए हैं तो हर लोग अपना अपना टीका टिप्पणी कर रहा है। तो वैसे ही जब भारतीय संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था तो प्रस्तावना के ऊपर अलग अलग विद्वानों के द्वारा टीका टिप्पणी की गई। अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तावना पर अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की। तो अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तावना पर जो अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की है उसमें एक विद्वान है, उसका नाम है N.A. पालकीवाला।
अगर हम एन ए पालकीवाला की बात करें तो जो आपको एन ए पालकीवाला है, इन्होंने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे आपके पास अपना एक वोटर आईडी कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, तो जो वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड है वो आपका परिचय पत्र है। उसमें देखिए कितना कम बात लिखा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, आपके पिता का नाम लिखा होता है और आपके जिला, गांव और आपका पिन कोड लिखा होता है। यही ना 3-4-5 बात लिखा होता है, यही 3-4-5 बात लिखा होता है। लेकिन वो 3-4-5 बात के आधार पर आपके पूरे इतिहास, आपके पूरे भूगोल, आपके पूरे राजनीतिक व्यवस्था, आपका पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खोला जा सकता है। मात्र ये 3-4-5 बात जो आधार कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होता है, क्या वहां से आपके घर नहीं जाया जा सकता? उसको देख करके आपके घर जाया जा सकता है? निश्चित तौर पर जाया जा सकता है। और आपके घर के लोगों से आपके विषय में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, निश्चित प्राप्त की जा सकती है। और जब आपके घर कोई चला जाएगा तो आपका तो सब चीज खुल जाएगा कि आप बचपन से लेकर के अभी तक क्या किए, क्या नहीं किए, क्या बुरा किए, क्या अच्छा किए। आपके समाज के लोग बता देंगे, आपके परिवार के लोग तो सिर्फ आपकी अच्छाई करेंगे, लेकिन आपके आस पड़ोस के लोग जो है आपका पूरा का पूरा पिटारा खोल करके रख देंगे कि आपका क्या चाल चरित्र रहा है। समझ गए? तो जैसे एक परिचय पत्र में कम बात लिखा होता है लेकिन वो एक इंसान के पूरे जीवन को बता सकता है, वैसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भले ही गिना चुना हुआ चीज लिखा हुआ हो, लेकिन जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो फिर प्रस्तावना पूरे संविधान को खोल के रख देता है, प्रस्तावना पूरे संविधान को खोल के रख देता है। ऐसा एन ए पालकीवाला का कहना था। फिर आपको एक अंग्रेज विद्वान है अर्नेस्ट बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर की हम बात करें तो अर्नेस्ट बार्कर ने यह कहा कि जो प्रस्तावना है यह कुंजी नोट है। प्रस्तावना है यह क्या है? कुंजी नोट है, कुंजी नोट है, की पॉइंट है, मेन पॉइंट है। जैसे आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए उठाते हैं, उस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, लेकिन पूरे चैप्टर की बातों को याद रखना नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चन बैंक देख करके आप यह डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ इस चैप्टर में ये पॉइंट याद रखना है और ये याद नहीं रखना है। तो जो आपको लगता है याद रखना है वो आप याद रखते हैं, उसको अलग से नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी में। जो लगता है कि हमको नहीं याद रखना है उसको आप अलग से नोट डाउन नहीं करते हैं, अलग से नोट डाउन नहीं करते हैं। तो अर्नेस्ट बार्कर का मानना था कि भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण प्रावधान है, उस सब चीज को प्रस्तावना में जो है रख दिया गया है। तो कुंजी नोट बताया है अर्नेस्ट बार्कर ने। फिर भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़कर यह कहा कि यह तो वैसा ही है जैसे अमेरिका के स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। देखिए जैसे हमारा देश भारत गुलाम रहा है ब्रिटेन का, वैसे ही अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है। जैसे भारत में भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, वैसे अमेरिका में अमेरिका की स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई लड़ी गई और अंततः ब्रिटिश उपनिवेश अमेरिका से स्वतंत्र हुए और एक घोषणा पत्र जो है ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र करते हुए दिया गया था। उसमें भी हमारे संविधान के प्रस्तावना के जैसी ही बातें की गई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने यह कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। तो संविधान की प्रस्तावना की तुलना अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से, अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से, अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किया है। अब देखिएगा इसके अलावा एक विद्वान है, उसका नाम है आपको सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, सपनों का विचार है। मतलब इनका कहना यह था कि जब हम लंबे अवधि तक सोचे तो हमने भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का सपना देखा। यानी हम सभी संविधान निर्माण करने वाले सदस्य भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। जैसे आप सपना देखते हैं ना जी, आप सपना देखते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, ढमकाना करेंगे, समझ गए। तो उसी प्रकार से संविधान सभा के सदस्य भारत को कैसा बनाना चाहते थे, संविधान सभा के सदस्यों के अनुरूप भारत कैसा हो, भारत कैसा हो। तो यह स्टेटमेंट प्रस्तावना को लेकर सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के द्वारा दिया गया है। फिर एक विद्वान हुआ करते थे, उनका नाम था के एम मुंशी, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, के एम मुंशी। के एम मुंशी संविधान सभा के सदस्य भी हुआ करते थे। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को लेकर यह कहा है कि यह हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, भविष्य फल है।
तो प्रस्तावना को लेकर के अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की गई है, अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की गई है। और जो अलग अलग प्रकार की टीका टिप्पणी की गई है, इसमें सर अल्लादी कृष्ण स्वामी का स्टेटमेंट और के.एम. मुंशी का ये स्टेटमेंट, इन दोनों का स्टेटमेंट आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। आपके परीक्षा में मूलतः इन दोनों का ही स्टेटमेंट पूछा जाता है। ये तो प्रस्तावना को लेकर जो अलग अलग विद्वानों की अपनी अपनी राय थी, उस राय को विद्वानों ने स्पष्ट किया है। अब प्रस्तावना को हम देखें तो प्रस्तावना में जो ये 5 शब्द है, संप्रभुत्व संपन्न, प्रस्तावना में जो ये 5 शब्द है, संप्रभुत्व संपन्न हो गया, समाजवाद हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, लोकतंत्र हो गया, गणराज्य हो गया। ये जो 5 शब्द है, इन 5 शब्दों के अर्थों को हमें समझने की जरूरत है। और ये 5 शब्द के अर्थ आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। खास तौर पर पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ, संप्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ और गणराज्य शब्द का अर्थ, ये 3 शब्दों के अर्थ ऐसे हैं। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिए, आपसे पूछा गया है, कभी गणराज्य का अर्थ पूछ दिया गया है, कभी संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ पूछ दिया गया है, और फिर कभी जो है आपको पंथ निरपेक्ष का अर्थ पूछ दिया गया है। तो अब संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, संप्रभुत्व संपन्न, वैसा देश या वैसा राष्ट्र, वैसा देश या वैसा राष्ट्र जिसके नीति निर्माण में ना तो आंतरिक तौर पर ना बाह्य तौर पर, ना तो आंतरिक तौर पर ना बाह्य तौर पर किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप होता हो, उसी देश को संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत 1947 ईस्वी में आजादी मिलने के बाद संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। उसके बाद भारत के लिए विधि का निर्माण, भारत के लिए नीति का निर्माण भारत सरकार स्वयं करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन 1947 से पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं हुआ करता था, क्योंकि भारत के लिए कानून का निर्माण भारत की सरकार नहीं कर रही थी, बल्कि भारत के लिए कानून का निर्माण और नीति का निर्माण ब्रिटेन की सरकार कर रही थी। ब्रिटेन की सरकार कर रही थी और भारत ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाए गए कानून, ब्रिटेन की संसद द्वारा निर्धारित नीति के तहत भारत चला करता था, निर्धारित नीति के तहत भारत चला करता था। इसी वजह से 1947 से पहले भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र नहीं था। लेकिन आज के डेट में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। और आज के डेट में भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र इस वजह से है, कह सकते हैं, क्योंकि भारत आंतरिक तौर पर और बाह्य तौर पर दोनों रूप में अपने नीति के निर्माण को लेकर, दोनों रूप में अपने नीति के निर्माण को लेकर जो है भारत स्वतंत्र है। भारत के नीति निर्माण में ना अमेरिका का दबाव रहता है, ना रशिया का दबाव रहता है, ना किसी अन्य देश का दबाव रहता है। यह हो गया। फिर आगे है आपको समाजवाद। समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है और समाजवाद का अर्थ होता है समाज के बीच समानता स्थापित करना। समाज के बीच सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर, हर स्तर पर समानता स्थापित करना ही समाजवाद का लक्ष्य होता है। हर स्तर पर समानता स्थापित करना ही समाजवाद का लक्ष्य होता है। और समाजवाद कई प्रकार के होते हैं। एक आपको गांधीवादी समाजवाद है, एक मार्क्सवादी समाजवाद है, एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो भारत समाजवाद के अंतर्गत किस प्रकार का समाजवाद वाला देश है? तो भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है। भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है। भारत में लोकतांत्रिक तरीका से समाजवाद की स्थापना की गई है और करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत में लोकतांत्रिक तरीका से अमीर व्यक्ति से धन ले लिया, वो गरीब में बांट दिया। भारत में क्या ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है और ना कभी ऐसा होगा। तो भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद वाला देश है। आगे है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है धर्म का राजनीति से अलग, धर्म का राजनीति से अलग। धर्म अलग मुद्दा है और राजनीति अलग मुद्दा है। लेकिन सामान्य तौर पर पंथ निरपेक्ष को लेकर हम यह परिभाषा देते हैं कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र उस राष्ट्र को कहा जाता है जिस राष्ट्र में सभी धर्म के लोग रहते हो। जिस राष्ट्र में सभी धर्म के लोग रहते हो उसी को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। जैसे भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी धर्म के लोग रहते हैं। फिर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का दूसरा परिभाषा यह है कि भारत के भीतर भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता है वह भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। भारत सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सरकार किसी धर्म विशेष के द्वारा संचालित नहीं होता है। भारत सरकार किसी धर्म विशेष के द्वारा संचालित नहीं होता है। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का 2-3 परिभाषा आप याद रखिएगा। एक यह कि वैसा देश या वैसा राष्ट्र जहां सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हो। दूसरा, जहां सरकार का अपना कोई धर्म ना हो, जहां राजनीति अलग हो और धर्म अलग हो, दोनों अलग अलग हो। तो ये 2-3 परिभाषा आप याद रखेंगे। आगे है लोकतंत्र आप याद कीजिए। पिछले सेशन में जब हम क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पर लोकतंत्र को काफी विस्तार पूर्वक हमने आपको बताया था। कुछ याद हो रहा है? लोकतंत्र, अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र का अंग्रेजी डेमोक्रेसी होता है और डेमोक्रेसी 2 शब्द डेमोस प्लस क्रेसिया, डेमोस प्लस क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोक, क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। अर्थात डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोगों का शासन, लोगों का शासन। डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है? लोगों का शासन।
वैसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति का अंतिम स्रोत आम जनता होता है उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। और डेमोक्रेसी को लेकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने यह कहा है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाता है जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर जनता कानून निर्माण में शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, उसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसका बेहतर उदाहरण है आपको स्विट्जरलैंड। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कुछ विशेषता है, जैसे जनमत संग्रह हो गया, नया नया पहल हो गया, वापस बुलाने का अधिकार हो गया, ये सभी के सभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषता है। फिर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उस लोकतंत्र को कहा जाता है जहां पर शासन प्रशासन और विधि के निर्माण में प्रत्यक्ष तौर पर जनता की हिस्सेदारी नहीं होती है, बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि की हिस्सेदारी होती है, उसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कहा जाता है। जैसे भारत, अमेरिका, कनाडा, चीन, इन सभी देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा। सीधा लोकतंत्र का मतलब कहिएगा जनता का शासन। गणराज्य, गणराज्य वैसे देश या वैसे राष्ट्र को कहा जाता है जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है यह इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इसी वजह से हम यह कह सकते हैं कि भारत क्या है, एक गणराज्य है। भारत क्या है, एक गणराज्य है। तो संप्रभुत्व